हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। सर्दी काफ़ी हो रही है ना। तो हम कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसकी एक क्लास कल हो चुकी है, तो आज सेकंड वन है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। क्लासेस अब डेली ही चलेंगी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में कंटिन्यूटी में सारा कोर्स किया था, इसी तरीके से अब करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यानी जो भी टॉपिक मैं कराऊंगी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम भी कॉलेज विद भावना के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर लिंक से भी जाना नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगी। ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना देरी किए। चैनल पे नए हों तो लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का भी फायदा होगा, दूसरे लोगों का भी फायदा होगा। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। तो हम कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर है, यूनिट हम फर्स्ट कर रहे हैं। कल मैंने सिलेबस आपको दिखाया था, सिलेबस का ओवरव्यू कराया था। कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आज वाली क्लास थोड़ी सी कम समझ आएगी। कल वाली क्लास देख लेना, उसके बाद ये वाली क्लास देख लेना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने जेंडर के बारे में पढ़ लिया, सेक्स के बारे में पढ़ लिया, और इनका क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव देखा है, और जेंडर और सेक्स का डिफरेंस देखा है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं पैट्रियार्की, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। मेरा ज़्यादा फोकस उन्हीं टॉपिक पे रहता है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो लॉन्ग में पूछे गए हों, चाहे शॉर्ट में, चाहे वेरी शॉर्ट में। ठीक है। तो पैट्रियार्की जो है वो हमेशा पूछा जाता है, तो इस वजह से हम पढ़ेंगे। पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। देखो, नाम से पता चल रहा है, पितृ यानी पिता, पिता रहता है सत्ता में, यानी जिस घर में या जिस एरिया में या जिस कंट्री में मेल डोमिनेट हो, यानी मेल का रोल ज्यादा हो। जैसे कि हमारे घर का मुखिया कौन होता है? हमारे पापा होते हैं, हमारे बाबा होते हैं। तो हमारी फैमिली क्या हुई? पेट्रियार्कल फैमिली हुई। या आपके घर में कौन है? आपके घर के जो हेड है वो पापा हैं, आपके घर के हेड जो है वो बाबा हैं। तो आपकी फैमिली कैसी हुई? पेट्रियार्कल फैमिली हुई। यानी पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल डोमिनेशन, मेल प्रेजुडिस, यानी अगेंस्ट वोमेन, और मोर सिंपली मेल पावर, यानी जहां पे पुरुषों की पावर ज्यादा हो। ठीक है। यानी पुरुष पूर्वग्रह, पुरुष वर्चस्व। ठीक है। अधिक सरल रूप में क्या है? पुरुष शक्ति, यानी जहां पे मेल की पावर ज्यादा हो। घर में जो हुकूमत चलती है वो पुरुषों की चले, ठीक है, आदमियों की चले। द टर्म इज द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द फादर और द एल्डेस्ट मेल मेंबर ओवर हिज फैमिली, यानी घर में शासन किसका चले, घर में किसकी हुकूमत चले? जो फादर होते हैं, या फिर आपके फादर हो या ग्रैंड फादर हो, कोई भी एल्डर हो, कोई भी मेल हो। ठीक है। मेल मेंबर की घर के अंदर चल रही है तो वो क्या है? पेट्रियार्की। पेट्रियार्की इज द रूल ऑफ द फादर ओवर ऑल वुमेन इन द फैमिली। और घर में चलने का मतलब है कि घर की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी उन्हीं की सुनेंगी, वो भी पुरुषों की सुनेंगी। अगर जैसा वो कहते हैं वैसा ही होता है घर के अंदर, तो वो क्या है? पेट्रियार्की है। यानी जैसा भी पुरुष कह रहे हैं वैसा ही घर की लेडीज को, घर की महिलाओं को मानना पड़ता है। तो वो रूल करते हैं, वो शासन करते हैं घर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रियार्की बोलते हैं। ठीक है। पेट्रियार्की हैज बीन अ फंडामेंटल इंपोर्टेंट कंसेप्ट इन जेंडर स्टडीज, यानी लिंग अध्ययन के लिए पितृसत्ता जो है एक मौलिक रूप से महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो पेट्रियार्की क्या है? ऑटोमेटिकली प्रिविलेजेस मैन ओवर वुमेन, यानी मतलब एक तरीके से पहले से ही चली आ रही है, जो महिला है उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं घर के आदमी। देखो, ये नेगेटिव भी है और बहुत जगह पॉजिटिव भी है। बहुत जगह क्या है, घर में औरतों की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, ना उनका डिसीजन सुना जाता है। घर में कोई भी काम हो रहा है तो औरतों का सिर्फ यही काम होता है कि तुम चौका बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो, तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, कोई डिसीजन से मतलब नहीं है। घर में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो ना तो उनकी राय लेंगे, ना ही उन्हें बोलने देंगे। तो ये क्या है? पेट्रियार्की है। ठीक है। तो पेट्रियार्की ऑटोमेटिकली प्रिविलेजेस मैन ओवर वुमेन सच दैट वुमेन हैज लिटिल और नो क्लेम टू मटेरियल, सेक्सुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, यानी एक तरीके से औरतों का कोई क्लेम नहीं है, ना ही किसी वस्तु को लेके, ना ही सेक्सुअल को लेके, और ना ही इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को लेके। ठीक है। किसी भी तरीके का वो कोई दावा नहीं कर सकती।
दैट इज इन पेट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन हैव टू स्ट्रगल टू बी एजुकेटेड, यानी पढ़ने के लिए भी औरतों को स्ट्रगल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। पूछेंगे किससे? अपने पापा से पूछेंगी, बाबा से पूछेंगी, भाई से पूछेंगी। और अगर घर के जो मेल मेंबर हैं उन्होंने अगर मना कर दिया कि तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तो लड़कियां क्या है, पढ़ाई नहीं करती हैं। तो ये पेट्रियार्की हुआ, यानी रूल किसका चल रहा है? घर के मेल मेंबर का। ठीक है। टू हैव प्रॉपर्टी और टू मेक चॉइस रिगार्डिंग मैरिज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकती, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। शादी भी घर के क्या है, मेल मेंबर की मदद से ही करेंगी, कि वो लड़का देखेंगे, वो लड़के को पसंद करेंगे, लड़की तब शादी करेगी। तो ये क्या है, पेट्रियार्की। और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में यही होता है, मोस्ट ऑफ द क्या, सभी में ही होता है, 99% लोग ऐसा ही करते हैं कि घर के पापा जो हैं, बाबा हैं या भाई हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होता है, जैसा वो लड़का ढूंढ के ले आएंगे वैसे ही लड़के से शादी कर लेंगे। तो ये क्या है, पेट्रियार्की, जहाँ पे लड़कियों की ना तो एक तरीके से रेस्पेक्ट है, ना ही उनकी चॉइसेस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। और बाकी एस्पेक्ट जो होते हैं लाइफ में, उनमें भी उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। For men, these resources are a matter of right and can make choices that affect their lives, यानी ये जो रिसोर्सेज हैं पुरुषों के लिए, जो संसाधन है, अधिकार का विषय है, यानी वो सोचते हैं कि ये हमारा राइट है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। होता है ना, देखो आप अपने घर से भी रिलेट कर सकते हैं। घर में आप कुछ भी कह रहे हैं कि मुझे तो ये इस तरीके से करना है, या शादी हो या कोई भी डिसीजन हो कि मुझे पढ़ाई, अगर आपके घर के करें ये कोर्स कर ले, ये पढ़ाई कर ले, तो आपको वो ही मानना पड़ता है। आप अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। मानो आपका मन है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, तो घर के बोलेंगे, यानी मेल जो मेंबर हैं वो कहेंगे नहीं ये नहीं, तुम बीएड करो, या फिर तुम ये वाला कोर्स करो, या तुम ये वाला कोर्स करो। तो आपको क्या है, उन्हीं के चॉइस पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ भी अफेक्ट होती है उससे। ठीक है। तो ये क्या है, पेट्रियार्की है। These examples explain many different and subtle ways through which patriarchy expressed in the society। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम सोसाइटी की बात करें, ये तो अब तक घर की बात थी कि घर में क्या है, मेल पावर होती है, मेल रूल होता है, मेल डोमिनेटिंग होता है, वो क्या है, वुमेन्स पे डोमिनेट करते हैं। इफ अ वुमेन कंप्लेन्स ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट, यानी अब जैसे कि लड़कियां जॉब करने जा रही है, कोई भी पूरा स्टाफ है, पूरे स्टाफ में एक फीमेल है, बाकी सारे मेल हैं, और वो कहते हैं कि मेरे साथ सेक्सुअल हेरासमेंट हुआ है, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा मेल होते हैं, तो वो सब कह देंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और उनकी बात मानी भी जाएगी। तो ये क्या है, टिपिकल पेट्रियार्की है। ठीक है। When a man raises his voice in the course of argument and insult, यानी एक क्या होता है, जैसे कि कोई भी पुरुष है वो चिल्ला रहा है, या तेज तेज बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, लेकिन इतना हक नहीं है कि महिला भी बोल सके उसके साथ। अगर महिला एक सिंगल वर्ड भी बोलती है तो वो उनका जो बिहेवियर है उसे कहलाते हैं एग्रेसिव पेट्रियार्की, यानी महिला को बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जाता है, दबाया जाता है अपनी आवाज से ऊंचा बोल के या फिर चिल्ला के। ठीक है। तो उसे बोलते हैं एग्रेसिवली पेट्रियार्कल। आपकी सराउंडिंग में भी ये चीजें होती होंगी, बस ये है कि अब हम इन्हें रिटन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वैसे ये रियल लाइफ एग्जांपल हैं, रियल लाइफ चीजें हैं सारी। ठीक है। तो ये क्या है, एग्रेसिव पेट्रियार्कल है, जहां पे पुरुष अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हैं या तेज आवाज में बोलते हैं, और महिलाओं को बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, एक भी शब्द वो नहीं बोल सकती हैं। तो वो क्या होगी, एग्रेसिव पेट्रियार्की होगी। ठीक है। अब पेट्रियार्की प्रोडक्टिव भी होती है और पुनिटिव भी होती है, यानी उत्पादक भी होती है और दंडात्मक भी होती है। यानी दस वोमेन हु विश टू रिमेन सिंगल एंड रिफ्यूज मैरिज एंड ट्रीटेड विद डिसडेन बाय द सोसाइटी, यानी अगर कोई लड़की ये चाहे कि मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, तो उसे क्या है, सोसाइटी अलग तरीके से ट्रीट करती है ना। सोसाइटी के जो लोग हैं, मेल मेंबर हैं या मेल जो हैं मेल्स, वो उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो वुमेन फर्टाइल नहीं कर सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती किसी भी कारण से, वहां पे लड़कों को फेस करना पड़ता है कि देखो ये क्या है, लड़का बच्चा पैदा करने लायक है नहीं, तो वहां क्या है, एक तरीके से उन्हें फेस करना पड़ता है मेल को। ठीक है। बस इनका यही एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब जगह पॉजिटिव इनकी चल रही है। ठीक है। तो क्या है, हेल्ड इन कंटेप्ट एंड देयर पोजीशन इन द फैमिली इज नॉन एग्जिस्टेंट वन, और उनकी फैमिली के अंदर जो पोजीशन है वो भी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है। उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है फैमिली के अंदर। वैसे तो जो औरतें होती हैं उनके साथ भी बुरा व्यवहार होता है, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं होता। ठीक है। तो ये भी पेट्रियार्की है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेमिनिज्म, यानी नारीवाद। फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म होता है नारीवाद, यानी ये एक मूवमेंट चलाया गया जिससे कि लड़कियों को, वुमेन्स को क्या है,
इक्वल राइट्स मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके यानी मौके मिल सके, उन्हें अधिकार मिल सके पुरुषों के बराबर। ठीक है, तो फेमिनिज्म क्या है? इज अ बिलीव दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स टू मैन, यानी नारीवाद क्या है कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार होना चाहिए, यानी बराबर राइट्स होने चाहिए। भाई जितना राइट्स पुरुषों को दिया जा रहा है इतना ही क्या है महिलाओं को दिया जाना चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया गया, यानी ये क्या है? आंदोलन चलाया गया जिसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने फाइट की, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए अधिकारों की मांग की, अपॉर्चुनिटीज की मांग की कि हमें भी बराबर मौके मिलने चाहिए। अब आप देखिए, अगर 100 साल पहले की बात करें तो लड़कियों को कितना फाइट करना पड़ता था एजुकेशन के लिए, लड़कियों को 10th तक भी नहीं पढ़ाया जाता था। मतलब स्पेस अपने घर में, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने घर से शुरुआत करो। अपने घर में एग्जाम्पल देखो, क्या हमारी दादी एजुकेटेड थी, अच्छी पढ़ी हुई थी? किसी रेयरली एक दो फैमिलीज को छोड़ के। ठीक है, दादीज की बड़ी बुआ वगैरह हैं वो एजड हो रही हो अगर, तो उनकी बात कर लेते हैं, तो उन्हें क्या है पढ़ने के लिए भी फाइट करनी पड़ती थी। तो वो क्या है? फेमिनिज्म है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना। ब्रॉड डेफिनेशन, इट इज वुमेन्स मूवमेंट। ये एक औरतों का, एक महिलाओं का आंदोलन था जो 1960 से एक तरीके से स्टार्ट हुआ, जिसमें औरतों को स्ट्रगल करना पड़ा अपनी इक्वलिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए सोसाइटी के अंदर। लिटरेचर में इसकी एक डेफिनेशन दी है कि फेमिनिज्म क्या है? रिलेटेड टू द वेज इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन बोथ प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन। ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री, अगर पूरे इतिहास की बात करें कि महिलाओं ने समानता, सम्मान और पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया है, यानी औरतों ने हमेशा से ही संघर्ष किया है। देखो कर आज भी नहीं है, आज भी इतनी ज्यादा मॉडर्निटी नहीं आई है कि सबकी मेंटेलिटी चेंज हो गई। हाँ, कुछ फैमिलीज की हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन सभी की नहीं चेंज हुई है। तो आज भी वुमेन्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, तो वुमेन्स को स्ट्रगल करना पड़ा जिससे कि वो इक्वलिटी गेन कर सके, पुरुषों के बराबर उन्हें रेस्पेक्ट मिल सके और जो अधिकार हैं वो भी बराबर के मिल सके। ठीक है, दिस हैज बीन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। जो पेट्रियार्की है, जो पुरुष प्रधान है, उसकी वजह से ये डिफिकल्टी है और आज भी डिफिकल्टी है कि घर में क्या है पुरुषों की चलती है। यानी जो हमारा भारत है, जो हमारा देश है, वो पुरुष प्रधान देश है, ये एक पेट्रियार्कल कंट्री है, यहाँ पे जो है मेल पावर ज्यादा है। ठीक है, ये कड़वा सच है, अभी भी है, ये मेल पावर ज्यादा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 20-50 साल बाद ये क्या है, ये सब बैलेंस हो जाएगा, ना पेट्रियार्कल बचेगा ना मैट्रियार्कल बचेगा, बैलेंस हो जाएंगे। एक वर्ड मुझे और आपको बताना था, ये तो पेट्रियार्की होती है जहां होता है पुरुष प्रधान, यानी मेल पावर होती है। ठीक है, मेल डोमिनेटिंग होता है। एक होता है मैट्रियार्कल, एक होता है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की क्या होती है? जहां फीमेल डोमिनेटिंग होती है, यानी फीमेल पावर ज्यादा होती है, कुछ कुछ एरियाज में होता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मैट्रियार्की। क्योंकि अगर पेपर में 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं कि मैट्रियार्की क्या होती है? जहाँ फीमेल पावर होती है, जहाँ घर का जो रूल है, घर का जो शासन है, उसे कौन चलाता है? उसे फीमेल चलाती है। फीमेल्स की हर डिसीजन में राय ली जाती है, तो ज्यादा फोकस किस पे रहता है? मैट्रियार्की पे रहता है, फीमेल पावर पे रहता है। और पेट्रियार्की क्या होती है? इसमें मेल पावर होती है, मेल डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो टॉपिक था फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि भाई जो महिलाएं हैं उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा था कि हमें भी बराबर अधिकार मिले, हमें इक्वलिटी मिले, हमें समानता मिले, हमें समता मिले, हमें भी इज्जत मिले। ठीक है, लेकिन ये डिफिकल्ट किसकी वजह से था? पेट्रियार्की की वजह से। किस लिए नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि चलती किसकी थी? पुरुषों की चलती थी। ये पहले की बात की जा रही है, जिसमें क्या है मैन जो है सुपीरियर रोल निभाते थे और वुमेन क्या है इंफीरियर रोल निभाती थी। यानी घर में या फिर जो एरिया है, जो इंडिया है, पूरी कंट्री के अंदर पावर किसकी थी? सुपीरियर कौन था? मेन पावर था, सॉरी मैन पावर थी, मेल पावर थी। ठीक है, दे हैव द राइट टू रूल वुमेन, यानी औरतों के ऊपर एक तरीके से उनका शासन था कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो फेमिनिज्म क्या है? एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है दैट वुमेन एंड मैन शुड बी इक्वली पॉलिटिकल। यानी ये पूरा जो मसला है, पूरा जो ये मूवमेंट है, पूरा जो ये स्ट्रगल है, ये किस लिए? ये क्या इंडिकेट करता है कि लड़का लड़की एक समान होनी चाहिए, यानी वुमेन और मेंस के क्या है? इक्वल राइट्स होने चाहिए। इक्वल राइट्स कैसे? पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली, यानी सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और क्या है राजनीतिक रूप से भी बराबर अधिकार होने चाहिए, लड़कियों के भी और लड़कों के भी, यानी मैन के भी और वुमेन के भी, पुरुष के भी और महिला के भी। ठीक है,
तो इसीलिए एक सोशल मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसकी फीचर देखें, तो फेमिनिज्म की डिमांड क्या थी? फेमिनिज्म के डिमांड के अंदर थी कि इक्वल पे इन द वर्क प्लेस, यानी अगर लड़कियां जॉब करने जा रही हैं, जो वर्क फोर्स होता है, हमारा वर्क प्लेस होता है, वहां पे इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कम सैलरी मिल रही है और लड़कों को ज्यादा सैलरी मिल रही है, इक्वल पे होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए कि लड़की जब चाहे तब बच्चा पैदा करे, ऐसा नहीं है कि प्रेशर में शादी हो गई तो बच्चा पैदा करना है। रिप्रोडक्टिव राइट्स भी होने चाहिए, लड़की की अनुमति के बिना बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए। वुमेन सफरेज होना चाहिए, यानी महिलाओं के मताधिकार होने चाहिए कि भाई वो भी वोटिंग करें। राइट टू एन एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए कि जितना वो पढ़ना चाहें उतना वो पढ़ सकें। आज भी नहीं है, आज भी ये सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी एजुकेशन पूरी हो गई है, शादी कर दिए। 20 से 25 के बीच में इतना प्रेशर होता है लड़कियों पे कि शादी कर लो, शादी कर लो, है ना। तो ये भी राइट टू एजुकेशन क्या है? पूरी तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए कि भाई लड़कियां जब तक चाहें तब तक वो पढ़ सकें, ठीक है। फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइप एंड परफॉर्मेटिव बिहेवियर, यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो रूढ़िवादिता है, जो प्रदर्शनात्मक व्यवहार है, उसके खिलाफ लड़ना। यानी जो पुराने जमाने से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जो सोच चली आ रही है जो कि गलत है, उसे बदलना चाहिए, उसके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट एंड असोल्ट, यानी जो छेड़छाड़ होती है, लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, उसके खिलाफ आवाज होनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार लड़कियों का भी बराबर का होना चाहिए, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म, यानी नारीवाद का इतिहास। इतिहास क्या है? ये पेपर में भी पूछा जाता है, हर बार आता है कि जो नारीवाद है, यानी अपने हक के लिए लड़ने के लिए 3 बार आंदोलन किया गया। वैसे तो 4 बार किया गया है, लेकिन जो मेन फोकस है वो 3 पे है। बुक के अंदर भी 3 ही है, वैसे तो जो 4th वन है वो अब तक चला हुआ है, ठीक है। तो तीन वेव अब तक आ चुके हैं, 3 लहर अब तक आ चुकी हैं फेमिनिज्म की, जिसमें आंदोलन किया गया कि लड़कियों को अधिकार मिलने चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो पहली वेव आई 90s में, फिर सेकंड वेव आई 1980-70 के आसपास, फिर थर्ड वेव आई जो 2011 तक चली, फिर चौथी वेव आई जो अब तक चलती आ रही है, ठीक है। यानी लहर आई, पहली लहर नारीवाद की, दूसरी लहर, तीसरी लहर, यानी 3 लहर के बारे में हम पढ़ेंगे जो पेपर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं कि फेमिनिज्म की जो पहली लहर आई थी वो 90s में शुरू हुई थी, लेट 90s में, ठीक है, 1900 में। सेकंड वेव जो आई थी फेमिनिज्म की 1960, 1970, 1980 के आसपास रही थी, ठीक है। थर्ड वेव जो थी फेमिनिज्म की वो 1990, 1990 से और 2011 तक की वेव थी, ठीक है। चौथी जो वेव थी 2012 से और आज तक की, जो कि अब तक बुक में नहीं आई है अपडेट होके, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है और ना ही बुक्स दोबारा से छपी हैं, वही पुराना मटेरियल अब तक चला आ रहा है, ठीक है। तो 3 वेव हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। लेकिन अगर एग्जाम में आप फिगर बना देते हो 4th वेव भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे चीजें अपडेट हो चुकी हैं, बुक में नहीं हुई हैं। अब पढ़ते हैं पहली लहर जो थी नारीवाद की, इसका हिस्टोरिकल कंटेंट पढ़ते हैं कि वुमेन आर वाइडली कंसिडर्ड टू बी, यानी महिलाओं को व्यापक रूप से माना जाता था क्या? इंटेलेक्चुअल इंफीरियर, यानी बौद्धिक रूप से हीन। जैसे अब भी कह देते हैं कि बस औरतों में कम दिमाग होता है, महिलाओं में कम दिमाग होता है, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, अपना डिसीजन मत दो। तो उन्हें क्या है, बौद्धिक रूप से हीन या कमजोर माना जाता था कि तुम इतना ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकती, तुम इतना ज्यादा नहीं सोच सकती, तुम्हारी सोच वहां तक नहीं जाएगी, तुम सिर्फ घर तक ही सीमित हो। तो उन्हें क्या है, इंटेलेक्चुअल इंफीरियर माना जाता था, फिजिकली भी वीक माना जाता था कि शारीरिक रूप से तुम कमजोर हो। इमोशनल, इंट्यूटिव, इरेशनल, यानी भावनात्मक, सहज और तर्कहीन माना जाता है कि जो तुम तर्क दे रही हो ये बिल्कुल तर्कहीन है, यानी इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक है। सूटेड टू द रोल ऑफ वाइफ एंड मदर, बस तुम्हारे पे क्या रोल सूट होता है कि बस तुम एक अच्छी माँ बन सकते हो या अच्छी वाइफ बन सकते हो, तुम्हें बाहर के जो काम काज है उनमें दखलंदाजी नहीं करनी है। तो ये एक तरीके से उस टाइम पे सोच थी। वुमेन कुड नॉट वोट, यानी तुम औरत हो तो तुम वोट भी नहीं दे सकती, ठीक है। दे वर नॉट एजुकेटेड एट स्कूल, यूनिवर्सिटीज एंड कुड ओनली वर्क इन मैनुअल जॉब्स, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एंड सैलरी वर ऑन बाय हर हस्बैंड, यानी ना तो तुम स्कूल में पढ़ सकते हो ना यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकती हो, सिर्फ तुम मैनुअल जॉब करोगी। मैनुअल जॉब क्या, यानी घर संभालोगी, झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चा, ठीक है। जो महिलाएं थी उनकी जो प्रॉपर्टी थी, यानी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी, ये वाला काम था उस टाइम पे कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पति की होगी, तुम्हारा सामान पे सारा हक क्या है, तुम्हारे पति का होगा, तुम्हारे पैसों पे, तुम्हारी सैलरी पे किसका हक होगा, तुम्हारे हस्बैंड का हक होगा, ठीक है।
तो ये क्या है, फर्स्ट वेव का फेमिनिज्म था, उस टाइम पे ये कंसेप्ट चल रहा था। रेप एंड फिजिकल एब्यूज आर लीगल विद इन मैरिज, यानी अगर शादी के बाद कोई रेप करता है या फिजिकली एब्यूज करता है, गाली देता है, गलत तरीके से फिजिकली एब्यूज करता है, जैसे कि मारपीट करना, लात मारना, तो वो क्या है, वो लीगल था उस टाइम पे, इलीगल नहीं था, वो क्या है, लीगल था। डाइवोर्स अवेलेबल टू मैन बट फार मोर डिफिकल्ट टू वुमेन, उस टाइम पे तलाक तो था लेकिन वो ज्यादातर पुरुषों के लिए लीगल था, महिलाओं के लिए वो भी डिफिकल्ट था कि वो तलाक भी नहीं ले सकती थी। वुमेन हैड नो राइट टू देयर चिल्ड्रन इफ दे लेफ्ट अ मैरिज, यानी औरतों के पास कोई अधिकार नहीं थे, जैसे कि शादी बीच में टूट गई तो कोई भी अधिकार नहीं था, बच्चा तुम्हारा है तो पालो, जैसे भी रहना है वैसे रहो, कोई भी अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी में से कोई भी हक नहीं मिलेगा जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है अगर डाइवोर्स होता है तो, ठीक है। एबॉर्शन वाज इलीगल, जो गर्भपात था वो गैर कानूनी था, तो इसीलिए तो पहले के टाइम पे इतने इतने बच्चे हुआ करते थे। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म रिफर टू द पीरियड ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग द 90s एंड अर्ली 20th सेंचुरी इन द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड द यूएस, यानी जो पहली वेव थी वो 19 से स्टार्ट हुई, लेट 19 से 20th सेंचुरी, यूएस और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में। द की कंसर्न इन द फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट वर एजुकेशन, उस टाइम पे की पॉइंट क्या थे, यानी जो ध्यान रखने वाले मुद्दे थे वो क्या था, एजुकेशन थी यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और मैरिज लॉज, यानी जो रूल रेगुलेशन मैरिज को लेके बने थे जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। एंड द प्लाइट ऑफ इंटेलिजेंट मिडिल क्लास सिंगल वुमेन, ठीक है, यानी बुद्धिमान मध्य वर्गीय एकल महिलाओं की दुर्दशा जो हो रही थी, जो सिंगल मदर थी या सिंगल जो लड़कियां थी उनकी जो दुर्दशा हो रही थी उस पर बात की गई थी, ठीक है। ओवरऑल गोल क्या था इसका, टू इम्प्रूव द लीगल पोजीशन फॉर वुमेन इन पार्टिकुलर, टू गेन वुमेन द वोट, यानी भाई लीगली वुमेन्स को भी वोट देने का हक होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि वोट सभी का अधिकार है, तो क्या है, लीगली उनकी भी पोजीशन होनी चाहिए। बेसिक एजम्पशन क्या थे, इसकी धारणा क्या थी कि मैन एंड वुमेन हैव सेपरेट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड रोल्स एंड ड्यूटीज इन सोसाइटी, वुमेन वर्क इन द प्राइवेट स्पेयर द होम एंड मैन इन द पब्लिक स्पेयर, एक्टिव अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब तक ये चीजें एक्टिव रही कि भाई लड़का लड़की जो है वो सेपरेट है, बायोलॉजिकली उनके रोल अलग हैं, लेकिन सोसाइटी में उनकी ड्यूटीज भी अलग हैं, उनके कर्तव्य अलग हैं। लड़की क्या है, एक इसी स्पेयर में काम करेंगे कि घर की चार दीवारी से आगे नहीं जाएंगी, उनका यही एरिया है बस, लेकिन लड़के क्या है, पब्लिक स्पेयर में काम करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर से कमा के लेके आएंगे। लेकिन लड़कियों का क्या था, एक प्राइवेट स्पेयर था, प्राइवेट स्पेयर जैसे कि घर होता है कि भाई ये चार दीवारी में तुम्हें रहना है, किचन से बाहर नहीं जाना है, किचन से रूम और रूम से किचन, ठीक है। लेकिन आदमियों का क्या था कि पब्लिक स्पेयर में। तो ये कब तक चला, ये सारी चीजें जो तानाशाही है ये कब तक चली, पहले विश्व युद्ध तक, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, बहुत सारी चीजें चलाई गई जिससे कि इक्वल राइट सबको मिल सके, ठीक है। फिर दूसरी वेव आई यानी सेकंड वेव फेमिनिज्म आई, यानी टाइम बढ़ता गया। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि वुमेन कुड अटेंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, उसमें जो पहली वेव थी उसमें क्या था कि लड़कियां एजुकेशन नहीं लेंगी, ना ही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगी, सिर्फ घर पे रहेंगी। लेकिन जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव में क्या है कि वुमेन कुड अटेंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, यानी महिलाएं स्कूल और विद्यालय जा सकती थी, ठीक है। वुमेन डिड नॉट रिसीव इक्वल पे फॉर द सेम वर्क, लेकिन जो पीछे हमने पढ़ा था कि भाई उन्हें मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें इक्वल पे नहीं मिल पा रहा था अब तक भी। इट वाज इजियर टू गेन अ डिवोर्स बट सोशली फ्रोन अपॉन, यानी तलाक लेना आसान था लेकिन सामाजिक तौर पर इसे नापसंद किया जाता था। नापसंद क्यों, क्योंकि तलाक लेना बहुत ही गलत चीज मानी जाती थी कि रिश्ते में पिसते रहो, दुखी होते रहो, वो ठीक था, लेकिन तलाक लेना सोसाइटी के लिए एक धब्बा माना जाता था, ठीक है। रेप एंड फिजिकल एब्यूज विद इन मैरिज वर इलीगल बट हस्बैंड आर रेयरली कन्विक्टेड, यानी ये चीज भी सुधर गई। भाई फर्स्ट वेव में तो क्या था कि रेप करना और फिजिकल एब्यूज क्या है, लीगल मानी गई थी, है ना, लेकिन सेकंड वेव में क्या हुआ, ये चीजें इलीगल कर दी गई, ठीक है। एबॉर्शन वाज स्टिल इलीगल, वोमेन्स बॉडी आर ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टाइजिंग, यानी लेकिन ये चीज नहीं सुधरी कि जो एबॉर्शन है वो अब तक भी इलीगल ही था कि बच्चा हो कैसा भी हो बस तुम्हें पेट में रखना है और उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, दिखाना है और बच्चा पैदा करना है, ठीक है। ये चीज भी नहीं बदली। उसके बेसिक एजम्पशन क्या थे, यानी मूलभूत पूर्व अनुमान क्या थे कि सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल थी। भाई पेट्रियार्कल तो अब तक भी चली आ रही है। वुमेन हैव लीगल राइट्स बट दे आर स्टिल ट्रीटेड एज इंफीरियर, यानी उन्हें अधिकार तो मिल गए लेकिन उन्हें ट्रीट कैसे किया जाता था, इंफीरियर, बिल्कुल हीन समझा जाता था, लो। वुमेन शुड बी इक्वल टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट, ये है कि जो सारे पहलू हैं चलो उन्हें इक्वली एक तरीके से अधिकार तो दिए जा रहे हैं।
The second wave of feminism, which occurred in 1960 to 1980, came as a response to the experience of women after World War First होगा यहाँ पे, 11 तो नहीं होगा, ठीक है। जो सेकंड वेव आई फेमिनिज्म की वो 1960-80 के बीच में आई, जिसमें एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इट डील्ड विद इनइक्वलिटी ऑफ लॉज एंड पायनियर्ड बाय बेटी फ्राइडन, यानी जो ये इंसान है ना बेटी फ्राइडन, इन्होंने इसमें काम किया था, ठीक है। इसमें ये लॉज लेके आए थे जो इनइक्वलिटी के लॉज हैं कि भाई सबको क्या है, बराबर के अधिकार होने चाहिए, बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। वुमेन अचीव्ड चैंपियन एबॉर्शन राइट्स, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एंड अदर वुमेन्स हेल्थ इश्यूज, यानी इसमें महिलाओं के क्या है, गर्भपात के अधिकार मिले, प्रजनन स्वतंत्रता मिली और अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को हासिल किया गया, यानी हमें जीत मिली। लड़कियों को क्या है, इसमें जीत मिली, यानी लड़कियां अपनी मर्जी से क्या है, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, बच्चा पैदा कर सकती हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं उन पे काम कर सकती हैं और एबॉर्शन भी अपनी इच्छा से करा सकती है, ठीक है। थर्ड वेव फेमिनिज्म यानी तीसरी लहर आई नारीवाद की। तीसरी लहर का ऐतिहासिक कंटेंट क्या था, ऐतिहासिक सामग्री क्या थी कि वुमेन सीम टू बी मोर इक्वल टू मैन, यानी जो वुमेन्स थी वो पुरुषों के समान मानी गई। वुमेन्स आर नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड टू मैरी और हैव चिल्ड्रन एंड मैरिज इज मोर इक्वल, यानी इसमें क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि औरतों को सिर्फ शादी करनी है और बच्चा करना है, उनके लिए थोड़ा सा इक्वलिटी आ गई, बैलेंस बन गया। लीगल सिस्टम उस टाइम पे बेटर हो गया, जो महिलाओं के अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया। थर्ड वेव फेमिनिस्ट सच एज एली ग्रीन ऑफन फोकस ऑन माइक्रो पॉलिटिक्स एंड चैलेंज द सेकेंड वेव पैराडिगम सो एज टू व्हाट इज और इज नॉट गुड फॉर वुमेन, यानी जो थर्ड वेव आई फेमिनिस्ट की, नारीवाद की जो तीसरी लहर आई, उसमें कौन इन्वॉल्व थे, एली ग्रीन नाम के इंसान थे, जिन्होंने फोकस करा माइक्रो पॉलिटिक्स पे और चैलेंज किया सेकंड वेव के पैराडिगम को, यानी जो नेगेटिव पॉइंट थे सेकंड वेव के उन्हें चैलेंज किया, उन पे काम किया और औरतों के, महिलाओं के हक में जो चीजें सही थी, जो गुड था उनके लिए, जो अच्छा था, उस पर काम किया, ठीक है, और जो सही नहीं था उसे चैलेंज किया, उसे हटाया गया। तीसरी लहर जो थी यानी थर्ड वेव फेमिनिज्म जो था, उसने रेस्पॉन्स किया जो चीजें सेकंड वेव में रह गई थी, जिन पॉइंट्स पे फेलियर मिला उनको उन्होंने पूरा किया थर्ड वेव में आके। यानी जब तीसरी लहर आई तो जो चीजें पहले नहीं हुई थी, जो चैलेंजेस पहले आ रहे थे, जो फेलियर जिन चीजों में मिली, वो थर्ड वेव में आके इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर लिया। इस मूवमेंट को कहा गया यंग फेमिनिस्ट एम्फेसिस। देखो आप 2011 तक की बात है ये, तो 2011 में बहुत चीजें सुधर चुकी थी, तो इसे क्या बोला गया, युवा नारीवाद कहा जाता है, ठीक है। तो दे फोकस, इन्होंने क्या है, मल्टीकल्चरल एम्फेसिस पे फोकस करा, यानी मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस करा, बहुसांस्कृतिकवाद पे फोकस करा और जो प्रॉब्लम थी उन्हें एड्रेस किया, यानी सोल्व किया। जो सेक्सिज्म की प्रॉब्लम थी, रेसिज्म की प्रॉब्लम थी, सोशल क्लास की, इनइक्वलिटी की, होमोफेबिया की, यानी जो लिंगवाद को लेके प्रॉब्लम थी कि भाई मेल फीमेल में जो डिफरेंस हो रहा था, नस्लवाद को लेके कि भाई ये किस सोसाइटी से आ रहा है, कि क्या इसका जेंडर है, क्या इसका सेक्स है, क्या इसका रेस है, क्या इसकी जाति है, इन सारी चीजों को सोल्व किया गया। सामाजिक वर्ग यानी किस सोसाइटी से आ रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, और जो इनइक्वलिटी हो रही थी यानी समानता नहीं मिल पा रही थी, इन सारे मुद्दों को क्या है, सोल्व किया गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी। अगर इसे बुक में पढ़ेंगे तो बुक में बहुत ज़्यादा टिपिकल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा थ्योरी दी गई है और एक तरीके से पेज बिल्कुल भरे हुए हैं थ्योरी से, तो वहाँ आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। यहाँ मैंने बिल्कुल शॉर्ट में रखा है, क्रिस्प आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, तो चलो कोई बात नहीं। बाकी आप लाइक शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी सपोर्ट करिए। तो हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ेगा, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय।